बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन के हौसियों ने अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे अहम तरीन हमला कर दिया है। इसराइल के आज अखबारात भरे पड़े हैं और वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप समेत तमाम ताकतें हौसियों के आगे नाकाम हो गई है और इन्होंने जो समंदर के अंदर सबमरीन केबल्स हैं उनको कट कर दिया है। और ये इस वक्त 4 केबल्स हैं जो उन्होंने कट कर दी हैं। ये असल में AAE1, सीकॉम, EIG और TGN सिस्टम, ये असल में पूरे का पूरा जो कम्युनिकेशन है यूरोप से लेकर एशिया तक उसको डिस्टर्ब कर दिया है। इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है, यूरोप के अंदर हो गई है। यूरोप से मिस्र तक, सऊदी अरब, जिबूती, UAE, इंडिया और दीगर जगहों तक, इवन के जो सीकॉम केबल है ये यूरोप को, अफ्रीका और इंडिया को कनेक्ट करती है और ये आगे साउथ अफ्रीका तक होती है। अब इन सारी केबल्स के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है और उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम इनका खराब होना शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अभी उन्होंने सिर्फ एक छोटे लेवल पर जहां डिस्टर्बेंस हो सकती थी उन्होंने वहां से किया है और पैगाम दिया है कि बाज आ जाए, हम पूरे का पूरा यूरोप को, हम एशिया से लेकर तमाम चीजों को कट कर देंगे, किसी का बाप भी नहीं हमें रोक सकता अगर इजराइल ने यहां पर बर्बरियत खत्म ना की। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा अब ये है कि रिपेयर करने के लिए केबल कौन जाएगा? देखिए, रिपेयर करने के लिए आपने जो भी जाना है, जाहिर सी बात है आप इस तरह तो नहीं जा सकते। आपका एक शिप जाता है जो बरतानिया का शिप हो सकता है या किसी और कंपनी का शिप हो सकता है। अब जब अमेरिका या बरतानिया का शिप जाएगा या इजराइल का शिप जाएगा और वो रिपेयर करने जाएंगे तो ये तो इनको मिसाइल मार देंगे और मिसाइल मारकर उनकी शिप उड़ा देंगे। और उसके अलावा आप कैसे जा सकते हैं? आप ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकती कि आप कोई रास्ता ऐसा लेकर जाएं जहां से आप बच ना सके। और उन्होंने भी पॉइंट्स वो वाले काटे हैं जो उनके करीब तरीन बनते हैं कि ये यहाँ पर आए, हम इनको बताएंगे। और साथ उन्होंने काम क्या किया है कि उन्होंने ऐसी यानी एक्यूरेसी रखी हुई है कि हमें पता ये चले कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है ताकि हम कल को उस मुल्क के साथ मामला करें। यानी उन्होंने पूरी अपनी एक्यूरेसी रखी है। यूरोप मुतासिर हो रहा है, बरतानिया किस केबल से ज्यादा मुतासिर होता है, भारत किससे होता है। अब वो सारी की सारी चीजें नोट डाउन करें। और साथ ही यमन के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है, यानी हौसियों ने, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल वाटर्स पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का जो कब्जा था अब उसका खात्मा हो चला है। और उसके साथ ही बरतानिया से जो रिपोर्ट आई है वो तो दिल दहला देने वाली है। आप सोचिए कि ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने कहा है, बिजनेस कम्युनिटी ने हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं ये कर सकते, या तो आप बता दें हम अपनी सारी कंपनियां बंद कर दें। उन्होंने कहा कि 300% शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है और हमें इतना ज्यादा डिले हो रहा है सामान मिलने में, ले जाने में, डिलीवरी टाइम। और वो कह रहे हैं कि एक डेढ़ महीना हमारा सामान डिले हो रहा है। इसकी वजह से कैश फ्लो जो है, पैसा आगे पीछे जाना, वो रुक गया है, जो कि हमें कई 100 साल से जो हमारी शिपिंग जा रहे थे सिस्टम, वो उसके बाद से अब ये तमाम चीजें खराब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कैश फ्लो हमारा रुक जाने से हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि कंपोनेंट्स हमें नहीं मिल रहे, प्रोडक्शन जो है वो हमारी वो डिले हो रही है। और बरतानिया की इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में चली गई है। उनको इतना लॉस होगा, इतना ज्यादा लॉस होगा कि हम दुनिया में कई साल पीछे चले जाएंगे। और इस सूरत हाल में आपके पास रास्ता है, या तो आप जाकर मामला खत्म कर दें या उनसे सुलह कर दें और इसराइल की जंग में साथ देने से बाज रहें। एक मिनट के लिए आप सोचिए कि बरतानिया के अंदर ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बात कह रही है कि ये जो सामान हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या तो फिर आप इसराइल के पीछे लगकर अपना मुल्क तबाह कर लें और दुनिया के आगे सरेंडर कर दे, या फिर इजराइल से मामला उनको तबाही करते हैं वो करने दे। उन्होंने कहा एक तरफ तो अवाम उनके खिलाफ है इजराइल के और आप उनका साथ दे रहे हैं, तो बेहतर ये इस जंग से निकल आए और हौसियों से जाकर डील कर ले। उन्हें कह दे कि ठीक है जी, हम जी इजराइल के साथ इस जंग में नहीं है तो हमारे शिप्स को आपने तबाह नहीं करना। और दूसरी सूरत हाल उन्होंने कहा है कि आप ये मामला तय करें, क्योंकि हौसियों ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि देखिए जो शिप जा रहे हैं इजराइल की मदद नहीं करने, सामान वहां नहीं लेकर जा रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो हम कुछ भी नहीं कह रहे। अब इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उधर आप देखिए चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है। अब चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में आना और अमेरिका का
एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट से चले जाना है। ये दोनों चीजें बता रही हैं कि जंग किस लेवल पर जाने वाली है, यानी असल गेम तो अब शुरू होने वाली है। देखिए अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लेकर गया, वो तो भागकर इसलिए ले गया क्योंकि उसको खतरा था कि यमन के मिसाइल मार रहे हैं उनको। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उनके पास हो गई है कि अब ऑफिशियली उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हमने उनकी टेक्नोलॉजी को बीट कर दिया इस मामले में। तो इस सूरत हाल में वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भाग गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वो भाग गए हैं तो फिर चाइना करने क्या आ रहा है। देखिए चाइना आ रहा है अमेरिका की उजारादारी को जमीन बोझ करने। आपको याद होगा होशियो ने कहा था स्टार्ट में, इन किसी को समझ नहीं आई थी। होशियो ने स्टार्ट में ये कहा था कि हम अमेरिका, यूरोप और जो जो इसराइल के साथ हैं, इन तमाम इत्तेहादियों का रेड सी यानी सुर्ख समंदर में इनका खून लाल कर देंगे, यानी खून से भर देंगे इनको, और हम इनका कब्रिस्तान जो दुनिया जमीन पर बनाती है हम समंदरों में बनाएंगे। उस वक्त शायद ये लगता था ये भड़के मारे भड़क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, अमेरिका को ये लग रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए वो होशियों को रोकने के लिए तो नहीं आ रहा। यमन को तो चाइना पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है थ्रू ईरान। अब सोचे जरा, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर आने का मतलब ये है कि चाइना इस वक्त पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है इस खत्ते के अंदर, और इस खत्ते में डोमिनेट करने का मतलब ये है कि अब जब उसका एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो अमेरिका जो ग्रैंड ऑपरेशन और ये तमाम चीजें प्लान करके बैठा हुआ है, चाइना की मौजूदगी में वो काम नहीं हो पाएगा। देखिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, जाहिर सी बात है वो मदद करेगा। चाइना के जितने जो सिस्टम होते हैं वो इनडायरेक्टली ईरान की मदद करेगा, ईरान की मदद करेगा तो वो अमेरिका को यहाँ पर टैकल करने में आसानी होगी। और अगर कोई बड़ी खतरनाक जंग छिड़ जाती है, असल में उसने आकर मिडिल ईस्ट के अंदर पैगाम दिया है, सऊदी अरब को दिया है, गल्फ कंट्रीज को दिया है कि देखिए अमेरिका यहाँ नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए भी हैं। और इस खत्ते में अगर कोई ऊंच नीच होती है तो जाहिर सी बात है हौसी जो है या ईरान जो है वो हमारी पॉकेट में है, हमारे दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, तो हम उनसे मामला तय कर लेंगे। आप सोचो अभी तक रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ, चाइना को कोई नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका, बरतानिया और इन सबको नुकसान हो रहा है। अब ये केबल्स कट गई हैं। अब केबल्स कटने के साथ साथ असल मामला ये हुआ है कि केबल्स का इशू इतना ज्यादा खतरनाक है कि अभी उन्होंने इनिशियली सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया छोटा सा। इसका ये मतलब है कि वो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर सकते हैं और आपके पास अल्टरनेट है ही नहीं। यानी आप देखिए कि जरा सा इंटरनेट बंद होता है तो इकोनॉमी जमीन बोझ हो जाती है। आप अगर पूरे के पूरे रीजन का बंद कर दे इंटरनेट तो फिर क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि जब सारा रीजन डिस्टर्ब हो रहा है तो वो यमन से जाकर मुकाबला करने की सलाहियत भी नहीं रखते। बरतानिया का न्यूक्लियर टेस्ट फेल हुआ है, औकात तो उनकी ये है कि उनका न्यूक्लियर टेस्ट काम नहीं कर पा रहा। उन्होंने होशियों पर हमला करने के लिए जाना था, एयरक्राफ्ट कैरियर उनका जाना था, एन मौके के ऊपर उसमें खराबी आ गई। फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर आप देखिए मोबाइल सर्विस का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद अमेरिका के रडार सिस्टम फेल हो रहे हैं। फिर आप सोचिए जरा कि केबल जब कटना शुरू हो गई हैं तो साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो इस खित्ते में काम नहीं कर सकते। अब आपने जब कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करना शुरू किया, आपने जैम करना शुरू कर दिया है, तो आपने क्लियरली पैगाम दे दिया है कि हम आपकी तमाम इंडस्ट्री को ठप कर सकते हैं। अब असल में एक बड़ी अजीब बात हो रही है जो कि इजराइल के लिए बड़ी खतरनाक है कि यूरोप के अंदर कंसर्न ये बढ़ा है, वहां की अवाम के अंदर वो कह रहे हैं कि इजराइल की जंग से बाहर आ जाए, हमने इजराइल का साथ नहीं देना। अगर आप इजराइल का मिसाल के तौर पर, अब चाइना के जो शिप आ रहे हैं, हुआ ये था कि भारत गया जब जाकर उसने ईरान से बातचीत की कि भाई आप हमारा शिप जाने थे, हम आपसे ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने कहा देखिए जी हमारा यमन इत्तेहादी है लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो चाइना को भी नहीं जाने दे रहे और रूस को भी नहीं जाने दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि चाइना और रूस की शिप इजराइल नहीं जा रहे और वो रूट लंबा लेकर जा रहे हैं। चाइना को क्या परवाह है, चाइना इतना बड़ा जियांट है, अगर इजराइल के जो शिप जाते हैं जो माल लेकर वहां से, और अगर वो ऊपर वाले रूट पर जाते हैं तो चाइना को क्या मसला है। चाइना कोई छोटे मोटे नुकसान से कोई मसला नहीं होता, बल्कि उसको बड़ा फायदा देखना होता है। और बड़ा फायदा ये होता है कि अमेरिका का यहाँ पर कब्रिस्तान बन रहा है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम जब आप किसी का रोकते हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क कनेक्ट होता है तमाम चीजें, तो आप पूरे के पूरे चाहे देखिए सैटेलाइट से आप तमाम चीजें कनेक्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सैटेलाइट पर कनेक्ट करने के लिए आपको नया सिस्टम लाना पड़ेगा। समंदरों में आप सिक्योरिटी दे नहीं सकते। जिन जगहों से उन्होंने केबल्स कट की हैं, आप वहां पर सिक्योरिटी देंगे तो वो आपको मिसाइल मार मार के आपका भुरकस निकाल देंगे।
देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको रिपेयर करने के लिए कौन आएगा? अब जो भी मुल्क आगे आएगा रिपेयर करने के लिए वो यमन के मिसाइलों का निशाना बनेगा। अब इस सारी सूरत हाल में वो उस लेवल पर जा रहे हैं जहां पर वो शारक कटना शुरू हो गए हैं आपकी। यानी आप ये सोच लें कि उन्होंने आपको गले से पकड़ लिया है कि आप आए। अब अमेरिका असल में वो काम क्या कर रहे हैं? ओसियो ने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिस तरह अफगान तालिबान ने ये काम किया था। आप उकसा रहे हैं किसी को, यानी उनको कह रहे हैं कि ऑप्शन दो है, या तो आप इसराइल की जंग से बाहर आ जाएं और या फिर आप इसराइल के लिए सपोर्ट छोड़ दें। दो ही चीजें हो सकती है ना, यानी आप हमारे साथ लड़ाई फिर कर लें अगर आपके पास आखिरी ऑप्शन बचती नहीं। अमेरिका इस वक्त जंग छेड़ना नहीं चाह रहा। इलेक्शन बाइडेन के सर पर है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो यहां जाता है और जाने के बाद अगर वो हमला करने के लिए जाता है तो हमला तो उन्होंने कल भी किया। अब अमेरिका और बरतानिया ने कहा कि कल हमने 18 स्ट्राइक किए और उसका 0.1% भी फायदा नहीं हुआ अमेरिका को, क्योंकि अभी तक अमेरिका दुनिया को जो कह रहा है स्ट्राइक किया, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने कहा जी हमने 200 के करीब स्ट्राइक कर दिए हैं पिछले काफी अरसे में, लेकिन जो हमले हैं वो 300 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले होता ये था कि एक दिन में एक शिप तबाह कर दिया, अब वो 3-4 दफा 3-4 ऑपरेशन इकट्ठे कर रहे हैं। केबल्स काटनी शुरू कर दी। दूसरी साइड के ऊपर उन्होंने इजराइल के इलाद के ऊपर हमला कर दिया। आप सोचिए जरा, किरियात शमूना एक साइट है इजराइल में, वहां पर उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम रेजिडेंट्स इजराइल के घर छोड़कर चले जाएं, खाली कर दें, क्योंकि हिजबुल्लाह ने वहां पर अंदर तक हमले शुरू कर दिए। वो मिसाइल मारे और वो वहां पर बड़े खतरनाक हमले शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा छोड़कर चले जाए। फिर वो अमेरिका पर शिप पर मार रहे हैं, फिर बरतानिया पर हमले कर रहे हैं और केबल्स काट, यानी 4 अब काम हो गए। उसके साथ अब जो डेवलपमेंट हुई है कि इजराइल के खिलाफ अमेरिका के एक फौजी ने अपने आप को जला लिया है और उसने एम्बेसी के सामने जलाया अपने आप को। उसने कहा जी मैं इसलिए जला रहा हूं क्योंकि अब ये जो फलस्तीन के अंदर कर रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है गजा के अंदर, और अमेरिका उसका इत्तेहादी बना हुआ है। अब कंसर्न ये पैदा हो रहा है कि अमेरिका से लेकर बरतानिया से लेकर यूरोप तक अब आम आवाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। देखिए पहले शिपिंग कॉस्ट आपकी मुतासिर हो रही थी, उससे अब आवाम को वहां पर चीजें महंगी मिल रही है, लेकिन अब जो कॉस्ट आपकी बढ़ रही है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। देखिए बड़े बड़े जो इदारे होते हैं उनका एक प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो रहा है और उसके बाद असल में मईशत पर बुरा असर पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि जब मईशत पर बुरा असर पड़ा है तो इकोनॉमी भी जमीन बोस हो रही है, फिर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है, फिर लोगों ने जो मॉर्गेज लिया होता है, बहुत सारे कर्जा लिया होता है, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर इजराइल की ये जंग छोड़ते क्यों नहीं है? उसकी एक वजह है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये असल में इजराइल को बनाने में इसका बहुत बड़ा किरदार था। इसका नाम है लॉर्ड जेकब रोथस्चाइल्ड। इनके खानदान, ये हमेशा खुलकर कहता थी हमारे खानदान ने इजराइल को बनाया। ये आज 87 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। अब आप अंदाजा कर लें कि इजराइल के बानियों में से ये एक है और आज वो कहता है कि हम दुनिया से रुखसत होने के बाद इसका मिशन जारी रखेंगे, यानी इसकी फैमिली वाले। इस चक्कर के अंदर आप अगर गौर करें तो सबकी इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल खराब होती जा रही। अब यहां पर एक अजीब बात है कि अमेरिका के ऊपर साइबर से हमले हो रहे हैं, दूसरी जानिब पुतिन ने इस जंग के अंदर भी कूदते हुए फैसला कर लिया। आप सिर्फ एक चीज देखिएगा, ये नाटो के चीफ ने जो बात की है कि हम यूक्रेन के अंदर चेंजेस लाने की बजाय यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे, ये फैसला हमने कर लिया। तो पुतिन ने आगे से क्या जवाब दिया? उसने कहा जब तुम ये काम करोगे तो तुम आर्टिकल 5 जाहिर सी बात लगाओगे, क्योंकि हम तो हालत जंग में हैं और जंग के अंदर आप मार रहे हो और हालत जंग के अंदर हम सब, और जब हम हालत जंग में हैं तो इसका मतलब आर्टिकल 5 के तहत तमाम ममालिक ने हमला करना है। उसने कहा कि तुम्हें पलकें झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा। देखिए कितना टाइम लगता है पलकें झपकने का, उसकी मिसाल देखिए। उसने कहा ब्लिंक भी नहीं कर सकोगे तो मिसाइल तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और हम हमला कर देंगे और हम फिर देखेंगे किस यूरोप को मार रहा है, किस मुल्क को मार रहा है। ये तो पूरी तरह आप एक जंग में जा रहे हैं। जब ये मामला हो जाएगा तो क्या रूस उठकर खुल्लम खुल्ला नहीं कहेगा हौसियों को कि मारो इजराइल को? क्या चाइना जंग में कूद नहीं पड़ेगा रूस के साथ? वो कहेगा ठीक है मारो, फिर वो ओपनली आ जाएगा। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब चाइना ने इस वक्त समुद्रों में उतारा है, ये जासूसी के लिए थोड़ी उतारा, फिर ये मदद करने के लिए आएगा। तो अमेरिका के लिए हालात खराब है, बरतानिया के लिए भी हालात खराब है, लेकिन ये इतने बेशरम गंदे जलील लोग हैं कि इनको इतनी परवाह नहीं है कि मारे खा रहे हैं, थप्पड़ बढ़ रहे हैं, दुनिया में इनका डंका जो बचता था वो बर्बाद हो रहा है।
तो भाई जाकर तुम इजराइल का काम ही छोड़ दो ना, उसकी चौकीदारी छोड़ दो, उसका बाप बनना छोड़ दो। आगे बरतानिया की औकात ये है कि ना उनका न्यूक्लियर चल रहा है, ना उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स चल रहे हैं, और ना ही उनके स्ट्राइक जाकर कोई फायदा दे रहे। अब समंदरों में केबल डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ये बेशरम ऐसे हैं कि ये बात नहीं आएंगे। और याद रखिएगा, इसका जो केबल्स कटने का असर है वो पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, वो दुनिया के और बहुत सारे ममालिक पर भी पड़ेगा, इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं।